गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसकी वेटेज 8 to 12 मार्क्स की रहती है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। ये कंपनी है जिसका नाम हमने ले लिया एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड हम मान लेते हैं आज प्रेजेंट डेट दी हुई है हमारे को। जो प्रेजेंट डेट है आज हम मान रहे हैं उसको सपोज 15 मार्च 2020। अब इस कंपनी का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? वो 2021। यानी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से और वो खत्म होगा जाके कब? 31 मार्च 2020। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को। अब आपने बजट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कंपनी मार्च के मंथ में क्या करती है? कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाती है। तो हम मान लेते हैं ये एबीसी लिमिटेड इस 15 मार्च को क्या कर रही है? बजट बना रही है। और बजट में मैंने आपको बताया था बजट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन लगाना। यानी कंपनी एस्टिमेशन लगाती है कि इस पीरियड के अंदर, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कितना यूनिट वो प्रोड्यूस करेगी। कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगी। हमने एस्टिमेट लगाया कि कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। साथ साथ बजट चैप्टर में मैंने आपको यह भी बताया था कि जितना यूनिट डिसाइड किया जाता है कि 10,000 यूनिट बनेगी तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। बजट चैप्टर में यही काम करते थे, कितना बनेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहां पर भी यही काम करना है। जब हमने एस्टिमेट कर लिया कि कमिंग पीरियड के अंदर 10,000 यूनिट बनेगी तो कंपनी नेक्स्ट एस्टिमेशन लगाएगी कि आखिर इस 10,000 यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमने यहां देखा रॉ मटेरियल। कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया कि 10,000 यूनिट बनानी है। साथ साथ एस्टिमेशन लगाया कि एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी? 5 रुपए की। तो मटेरियल पे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? 50,000। लेबर 10,000 यूनिट बनाएगी और कंपनी ने एस्टिमेट करा है कि पर यूनिट लेबर कितना चार्ज करेगी? 10 रुपीज। तो लेबर को पेमेंट कितना करना होगा? 1,00,000 रुपए का। जब लेबर काम करेगी तो कुछ वेरिएबल ओवरहेड आएंगे। कितने? 10,000 यूनिट के ऊपर लगेगा वेरिएबल ओवरहेड। सपोज पर यूनिट कितना लगता है? 8 रुपीज। तो 80,000 के क्या लगेंगे? वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड को अभी हम छोड़ रहे हैं बेटा। फिक्स्ड ओवरहेड को हम कंसिडर नहीं कर रहे अभी। तो हमने यहां पे देखा टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज ये टोटल कितना आ रहा है? 2,30,000 रुपए। 2,30,000 रुपए। यहां पर ये जो हमने कॉस्ट निकाली है ये हमने क्या करा था? बजट पे निकाली थी। दैट इज बजट प्रोडक्शन था कितना? 10,000 यूनिट्स का। 10,000 यूनिट्स, इसके लिए हमने कॉस्ट निकाली है ये। बट आप मुझे ये बताओ कि जब कंपनी ने एस्टिमेट लगाया कि कमिंग पीरियड के अंदर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि कमिंग पीरियड में डिमांड कितनी होगी? 10,000 यूनिट की। आप सभी बच्चे ये जानते हो कि जितना डिमांड होता है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि डिमांड फ्यूचर में 10,000 यूनिट की होगी
तो कंपनी प्रोडक्शन कितना करने के बारे में सोचेगी? 10,000 यूनिट के बारे में। तो वही मैंने एस्टिमेट लगाया कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होगी, कितना कितना कॉस्ट लगेगा। अब ये हमने बजट कब बनाया? 15 मार्च को। फिर समय चलेगा, चलते चलते क्या आ जाएगा? 1 अप्रैल 2020 आ जाएगा। अब यहां पर हमें देखना होगा कि डिमांड एक्चुअल में कितनी आ रही है। भाई इस पीरियड के अंदर डिमांड एक्चुअल में कितनी आ रही है, क्योंकि ये जो हमने 10,000 यूनिट डिसाइड करी थी, ये क्या था? एस्टिमेटेड यूनिट थी। और आप सभी बच्चे जानते हो कि एस्टिमेशन ज्यादातर क्या होता है? सही निकलता है या गलत निकलता है? गलत निकलता है। तो यानी यहां पर पॉसिबिलिटी है कि इस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर डिमांड 10,000 से ज्यादा भी आ सकती है और 10,000 से कम भी आ सकती है। हम मान लेते हैं यहां पर जो एक्चुअल डिमांड आई है वो कितनी होगी? 8,000 यूनिट की है। जब डिमांड कम हो गई तो अकॉर्डिंगली आप बताओ कि प्रोडक्शन कंपनी अब 10,000 यूनिट का करेगी या 8,000 यूनिट का करेगी? 8,000 यूनिट का करेगी, क्योंकि जब डिमांड 8,000 यूनिट की आ रही है तो कंपनी प्रोड्यूस भी कितना करेगी? 8,000 यूनिट। तो यानी यहां पर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन वो कितना होगा? 8,000 यूनिट्स का होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ है? 8,000 यूनिट का हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इस 8,000 यूनिट को बनाने में एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगा होगा। तो 8,000 यूनिट एक्चुअल में बनी है। अब एक्चुअल में पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? देखिए यहां पर बजट में हमने क्या लगाया था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे और पर यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल 5 रुपए का लगेगा। एस्टिमेशन लगाया था हमने कि 5 रुपए का लगेगा। क्या ये जरूरी है बेटा कि हम जब ईयर स्टार्ट होगा तो जितना हमने सोचा था कि 5 रुपए में मटेरियल मिलेगा वो 5 रुपए में ही मिल जाए? भाई हमने एस्टिमेशन लगाया कि 5 रुपए में ये मटेरियल हमें मिल जाएगा। क्या ये जरूरी है कि वो 5 रुपए में ही मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है एस्टिमेशन तो क्या होता है? गलत हो जाता है। तो एक्चुअल में प्राइस या तो 5 रुपए से ज्यादा होगा या 5 रुपए से कम होगा। तो हम मान लेते हैं वो प्राइस था कितना? 4.5 रुपए, दैट इज 4.5। तो ये कॉस्ट आ रही है हमारी कितनी? 8,000 इंटू 4.5, 36,000। कितनी आ गई? 36,000। सिमिलरली 8,000 यूनिट लेबर क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। हमने एस्टिमेशन लगाया था कि लेबर हमसे पर यूनिट कितना लेगी? 10 रुपए, लेकिन रियलिटी के अंदर उसने चार्ज कितना करा? 11 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर हमारे को कॉस्ट कितनी आएगी? 88,000। फिर जब 8,000 यूनिट बनी है तो वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे। और हमने एस्टिमेशन लगाया था कि एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल ओवरहेड कितना लगेगा? 8 रुपए के लगेंगे, बट रियलिटी के अंदर वो 7 रुपए के ही लगे। रियलिटी में कॉस्ट कितनी आई? 7 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? ये 56,000। 56,000 हमने टोटल करा, ये टोटल कॉस्ट आ रही है 36,000, 88,000 प्लस 56,000। टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 1,80,000। अब आप मुझे बताओ, हमने बजट में ये कैलकुलेट करा था कि कॉस्ट कितनी आएगी? 2,30,000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट आई कितनी? 1,80,000 रुपए की। तो हमने कॉस्ट ज्यादा लगाई है या कम लगाई है? सर हमने कॉस्ट कम लगाई है, यही कह रहे हो ना आप? यही बोला ना कि सर कॉस्ट तो क्या हुआ? कम हो गई है।
आपका आंसर गलत है। देखो आपने देखा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी, 1,80,000। आपने कंपेयर करा किससे, 2,30,000 से, कि 2,30,000 से कंपेयर करके देखा एक्चुअल में लगा कितना है, 1,80,000। तो यानी एक्चुअल में कम लगा है तो कॉस्ट कम हो गई। बट बेटा आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपने जो कंपेयर करा है ना वो गलत करा है। आपने कंपेयर किससे करा, 2,30,000 से। और आपको पता है बेटा कि कंपैरिजन करते समय बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहां पर देखो, जो 2,30,000 की कॉस्ट है वो बेस कितने पर है, 10,000 यूनिट के ऊपर। और जो 1,80,000 की कॉस्ट है वो बेस कितने पर है, 8,000 यूनिट के ऊपर। तो दोनों का बेस ही क्या है, डिफरेंट है। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, नहीं। कंपैरिजन के लिए बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड पास करा और उसके मार्क्स आए 95%, और एक बच्चे ने सीए क्वालिफाई करा, उसके मार्क्स आए हैं 52%। अब आपसे पूछा गया कि दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, क्या आप बता सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस अलग है। एक का 12th स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस है और एक का सीए का परफॉर्मेंस है। कंपेयर करना है तो दोनों या तो सीए के स्टूडेंट होने चाहिए या फिर 12th स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो दैट इज दोनों में क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। या तो दोनों सीए के हो तो बेस सेम है, सीए। तो आप कंपेयर कर सकते हो, जिसके ज्यादा मार्क्स है वो क्या होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट। या फिर अगर दोनों स्टूडेंट 12th के हैं तो देन कंपेयर हो सकता है कि मार्क्स देखो, जिसके मार्क्स ज्यादा है आप कह सकते हो वो क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो कंपैरिजन करने के लिए बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या यहां पर बेस सेम था, नहीं। आपने तो कंपेयर कर दिया, तो आपका कंपैरिजन क्या हो गया, गलत हो गया। कंपैरिजन करने के लिए बेस क्या चाहिए होता है, सेम। तो दैट इज, अब हमारे को कंपेयर करना है इस 8,000 यूनिट की कॉस्ट को, तो हमें बजट भी कितने का बनाना होगा, 8,000 यूनिट का। अब हम क्या करेंगे, बजट किसका बनाएंगे, 8,000 यूनिट का। तो दैट इज पहले कितने का बनाया था, 10,000 यूनिट का। अब इस बजट को क्या कर देंगे हम, रिवाइज्ड करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड, एक नया बजट बना, रिवाइज्ड बजट। तो रिवाइज्ड बजट कितने का बनेगा, 8,000 यूनिट का बनेगा। क्लियर है। चलिए देखिए, 8,000 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो हमने सोचा था कि पर यूनिट हमारा मटेरियल कितने का लगेगा, 5 रुपए का। तो हमारे अकॉर्डिंगली मटेरियल कितने का लगना चाहिए था, 40,000 का। लेबर 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी और हमने एस्टिमेट करा था पर यूनिट कितना चार्ज करेगी, 10 रुपीज। तो कितने का लगेगा, 80,000। वेरिएबल ओवरहेड 8,000 यूनिट बनेंगे और एस्टिमेट करा था पर यूनिट कितना कॉस्ट आएगा, 8 रुपीज। तो कितने की टोटल कॉस्ट होगी, 64,000। अब आप यहां से निकालो टोटल कॉस्ट, ये कितना आ रहा है, 1,84,000। 1,84,000 ये कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,84,000। यहां तक कोई डाउट है, नहीं। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। हमारे सीए सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट करा हुआ है, जिसके बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि कोई स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट करा हुआ है, जिसके बेस के ऊपर वो डिसीजन लेता है कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, अगर सिंगल ग्रुप की बात करें तो एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 200, और मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 40। यानी किसी भी पेपर में 40 से कम नंबर नहीं होने चाहिए
और एग्रीगेट दैट इज चारों पेपर का टोटल 200 से कम नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया है। जब वो रिजल्ट बनाते हैं तो वो एक एक बच्चे के मार्क्स को कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, कि टोटल 200 होना चाहिए और किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 200 या 200 से ज्यादा है और किसी पेपर में 40 से कम नहीं है तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज फेल है। तो ये पास और फेल का डिसीजन किससे लिया, किससे लिया बेटा, स्टैंडर्ड से। यानी उसके मार्क्स को कंपेयर किससे करा, स्टैंडर्ड के साथ। तो याद रखना बेटा, कंपैरिजन किससे होता है, स्टैंडर्ड से होता है। अब यहां पर हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, रिवाइज्ड बजट। तो यानी ये जो रिवाइज्ड बजट है ना, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि अब आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम है या फिर ज्यादा है। क्योंकि 8000 यूनिट को बनाने में हमने एस्टिमेट करा था कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 1,84,000, बट एक्चुअल में आई कितनी, 1,80,000। तो आप अब कंपेयर करके बता सकते हो कि कॉस्ट ज्यादा आई है या फिर कम आई है। अब आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो देन आप कह सकते हो कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कम है, कितने से, 4,000 रुपए से। तो यानी अब आपने कंपेयर किससे करा होगा, 2,30,000 से या 1,84,000 से, 1,84,000 से। और अभी आपको मैंने बताया था जिससे कंपेयर करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट भाई किसी भी बच्चे के रिजल्ट को कंपेयर किससे करता है, स्टैंडर्ड से, देन डिसाइड करता है वो पास या फिर फेल। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और प्रेजेंटली आपने यहां पर कंपेयर किससे करा, 1,84,000 से। तो ये 1,84,000 क्या बनेगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो यानी जो हमने बजट रिवाइज्ड करा है उसका नाम यहां पर क्या पड़ गया, क्या नाम पड़ गया यहां पर, स्टैंडर्ड पड़ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, रिवाइज्ड बजट का नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड। दूसरा, ये जो स्टैंडर्ड बना रहे हो कितनी यूनिट के लिए बनाओगे, कितनी यूनिट के लिए बनाओगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, 8000 यूनिट। तो हमने 8000 यूनिट के अकॉर्डिंग ही क्या करा था, अपने बजट को रिवाइज्ड करा था। और जो बजट रिवाइज्ड होके बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड कितनी यूनिट के लिए होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट के लिए होगा। क्लियर है। चलिए, ये जो 2,30,000 रुपए था कॉस्ट, इसको बोला जाता है यहां पर टोटल बजटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, टोटल बजटेड कॉस्ट। भैया हमने बजट बनाया था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे और कॉस्ट कितना लगेगा, 2,30,000 रुपए का। तो इस कॉस्ट को क्या बोला गया है, बजटेड कॉस्ट। बट हमने अपने बजट को रिवाइज करके क्या कर दिया, स्टैंडर्ड। तो ये जो कॉस्ट निकलेगी इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट या टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या बन गया, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। तो इसको बोला जा सकता है टोटल एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसे हम, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है। चलिए, अब आप ये बताइए कि यहां पर जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो कम है या ज्यादा है। सर वो तो 4,000 से कम है। मैंने आपकी बात मान ली कि हमारी कॉस्ट 4,000 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट 4,000 से कम हो गई तो प्रॉफिट क्या होगा, 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंटली कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा। बट कंपनी तो फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है।
कंपनी क्या चाहती है कि फ्यूचर में उसको और ज्यादा प्रॉफिट हो। उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कॉस्ट का क्या करो, डिटेल्ड एनालिसिस करो। इट मींस आप यहां पर खुश मत हो जाओ कि 4,000 रुपए से कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया। आप इसका डिटेल एनालिसिस करो और साथ साथ फ्यूचर में इस कॉस्ट को और कम करने की क्या करो, कोशिश करो। फ्यूचर में इस कॉस्ट को कम करने की क्या करो, कोशिश करो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए अब हम कॉस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा बेटा डिफरेंस। हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहां पर, डिफरेंस। देखो हमने सोचा था रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट कितनी लगेगी, 40,000 रुपए की, बट एक्चुअल में लगी कितनी, 36,000 रुपए की। तो हमारी कॉस्ट 4,000 रुपए से क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो कंपनी के लिए क्या है, ये फेवरेबल साइन है। कंपनी के लिए क्या है, फेवरेबल साइन है। सिमिलरली लेबर का देखो, सोचा था लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000, बट एक्चुअल में आई कितनी, 88,000। तो 8,000 रुपए से कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो ये क्या होगा बेटा, एडवर्स साइन है कंपनी के लिए। कौन सा साइन है, एडवर्स साइन है। चलिए यहां पर देखिए, सोचा था कॉस्ट कितनी होगी 64,000, बट एक्चुअल में कितनी आई है 56,000। तो यहां पर 8,000 से कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो कंपनी के लिए क्या होगा, फेवरेबल साइन होगा। अब आप देखो यहां पर 8,000 का प्रॉफिट हुआ है और यहां पर 8,000 का लॉस, ये आपस में क्या हो गए, ऑफसेट हो गए। तो नेट प्रॉफिट अभी भी देखो कितने का निकल के आ रहा है, 4,000 रुपए फेवरेबल है। और देखो यहां पर गैप भी कितना आ रहा था, 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए से कॉस्ट कम थी, वो क्या था, फेवरेबल था। यहां तक कोई डाउट है, नहीं। अब इस चैप्टर के अंदर इस डिफरेंस को नाम दिया गया है वेरिएंस का। क्या नाम दिया है इसका, वेरिएंस। और ये डिफरेंस हमने निकाला कैसे था, देखो इस 40,000 में से हमने 36,000 क्या करे थे, माइनस करे थे, जब ये 4,000 आया था। तो दैट इज ये 40,000 क्या है, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और हमारा 36,000 क्या था, एक्चुअल कॉस्ट था। तो यानी अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा क्या होगा, डिफरेंस यानी वेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो यानी वेरिएंस निकालने का फार्मूला बन गया आपको, आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और ये वेरिएंस हमने किसके निकाले हैं, कॉस्ट के निकाले हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो यानी कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है। चलिए अब यहां पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगी कि लेबर का ये वाला जो एरिया है, जहां पर देखो ये डिफरेंस 8,000 नेगेटिव आ रहा है, ये वाला एरिया, यहां पर कॉस्ट हमारी एस्टिमेशन से क्या हुआ है, ज्यादा लगी है। मटेरियल और ओवरहेड में देखो कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड से क्या है, कम लगी है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट कम लगती है तो हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब आप एक बात सोचो, आप मार्केट में जींस खरीदने गए और आपने एस्टिमेशन लगाया था जींस 2,000 रुपए की आएगी, और मार्केट में जब आप गए आपको वो 1,600 रुपए की मिल गई, तो आपको 400 रुपए का क्या हो गया, बेनिफिट। अब आप मुझे बताओ, जब बेनिफिट हो गया अब आप उसके ऊपर दिमाग लगाओगे कि अगर मैं कहीं और से खरीदता तो कितना बेनिफिट होता, नहीं, हम उस पर दिमाग नहीं लगाते।
हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? जहां पर हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से क्या होती है? ज्यादा होती है। जहां पर एक्चुअल कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज लेबर का पॉइंट देखो, हमारा एक्सपेक्टेड था कि 80,000 की कॉस्ट आएगी, बट एक्चुअल में आई कितनी? 88,000 की। तो यहां पर 8,000 की कॉस्ट क्या हुई है? ज्यादा लगी है। तो दैट इज यहां पर रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कॉस्ट को क्या करो? कंट्रोल करो। अगर कंपनी ने फ्यूचर में लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा? और ज्यादा मिल फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा। तो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए जरूरी है क्या करें? कॉस्ट कंट्रोलिंग करें। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर देखो, ये जो हमने निकाला बेटा, ये बजटेड कॉस्ट कैसे निकाली थी? 10,000 10,000 10,000 को मल्टीप्लाई कितने से करा? 5 10 8 से। तो यानी ये 10,000 तो सब में कॉमन आ रहा है। तो दैट इज ये फार्मूला क्या बन रहा है? बजट प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू क्या कर देंगे यहां पर? बजट कॉस्ट पर यूनिट। देखिए हमने बजट प्रोडक्शन कितना करा है? 10,000 यूनिट का। हमने बजट लगाया था कि हम प्रोडक्शन कितना करेंगे? 10,000 यूनिट का। और देखो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 5 और 10 15 और 8 23। तो बजट कॉस्ट पर यूनिट 23। तो देखो टोटल बजटेड कॉस्ट निकल के आ रहा है कितना? 2,30,000। और देखो यहां पर भी कितना लिखा है हमने? 2,30,000। तो यानी ये जो टोटल बजटेड कॉस्ट है इसको निकालने का फार्मूला क्या बन गया? बजट प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजट कॉस्ट पर यूनिट। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की, तो फार्मूला क्या होगा? बस इस बजट की जगह क्या कर देना? स्टैंडर्ड कर दो। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बस बजट की जगह क्या कर देना? स्टैंडर्ड। चलिए चेक करके देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 8,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 5 10 15 और 8 23। आप कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा? 1,84,000। तो यानी अगर हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है तो फार्मूला क्या बन रहा है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। सिमिलरली अगर मुझे एक्चुअल कॉस्ट निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 8,000। और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 4.5 11 और 7 कितना आ रहा है? 22.5। तो एक बार चेक करो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,80,000। देखो हमारे को टोटल कॉस्ट भी कितनी दी हुई है? 180। तो यानी एक्चुअल कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या बना? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने 3 फार्मूले सीख लिए यहां पर कि बजटेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बजट प्रोडक्शन यूनिट इनटू बजट कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? चलिए अब मेरी बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर देखो ये जो हमें दिया हुआ है, ये 5
10.8 ये क्या है हमारा बजट कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारा क्या है बजट कॉस्ट पर यूनिट है या नहीं है? ये हमारा बजट कॉस्ट पर यूनिट है। और यहां पर देखो यही 5.10.8 का नाम क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये वाले देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये 5.10.8 का क्या नाम है यहां पर बजट कॉस्ट पर यूनिट। देखो लिखा हुआ बजट कॉस्ट पर यूनिट, और जब यहां पर हमने लिखा तो इसका नाम क्या हो गया यहां पर आके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? अब देखो बजट कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दोनों क्या है बेटा सेम है या नहीं है? दोनों सेम है। तो दैट इज यहां पर हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऑलवेज सेम। ऑलवेज क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लियर है? आप नोटिंग मत करो, सब लिखवा दूंगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो मेरे साथ, सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि बजट पर यूनिट, बजट कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं, दोनों सेम होती हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो हमने करा क्या है यहां पर, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जहां पर हमने ये 10,000 यूनिट का एस्टिमेशन लगाया और क्या करा उसकी कॉस्ट निकाली, ये सारा काम हम कहां पे करते हैं बेटा बजट चैप्टर के अंदर। ये सारा काम कहां किया जाता है बजट के अंदर। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट के बेस के ऊपर स्टैंडर्ड बनाना, एक्चुअल के बेस के ऊपर स्टैंडर्ड बनाना, देन कंपेयर करना कि कॉस्ट कहां पर ज्यादा आ रही है और कहां पर कम आ रही है, ये सारा काम करना ही क्या कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। क्या बोला मैंने? एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को बनाना, एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करना, देन कंपेयर करना कि कॉस्ट कहां पे ज्यादा लगी है कहां पे कम लगी है, जिससे फ्यूचर में कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट और ज्यादा अर्न किया जा सके। ये सारा काम करना ही क्या कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंगली क्या करते हैं वेरिएंस निकालते हैं, और वो वेरिएंस जहां पर हमारा क्या आ गया एडवर्स साइन आ गया, उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कॉस्ट को क्या किया जाए कम किया जा सके और प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। ये सारा काम करना ही क्या कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। अब आप मुझे बताओ, बजट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बजट कौन बनाता है, मैनेजमेंट लेवल या लोअर लेवल का स्टाफ? फटाफट बताओ बजट कौन बनाएगा, मैनेजमेंट लेवल या फिर लोअर लेवल? सर मैनेजमेंट लेवल, यानी जो मैनेजरियल एम्प्लॉई हैं वो कंपनी के लिए बजट बनाते हैं। अब साथ साथ यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा था, रिवाइज्ड बजट बना, और उस रिवाइज्ड बजट को क्या नाम दिया था स्टैंडर्ड। तो बजट रिवाइज्ड भी कौन करेगा, लोअर लेवल का स्टाफ या मैनेजरियल स्टाफ? मैनेजरियल स्टाफ। फिर कंपेयर करना कि एक्चुअल कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट को, कि कहां पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कहां पर कॉस्ट कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे होगी, ये सारा काम मैनेजरियल स्टाफ करेगा या लोअर लेवल का स्टाफ करेगा? मैनेजरियल स्टाफ करेगा या लोअर लेवल का स्टाफ करेगा? सर मैनेजरियल स्टाफ करेगा। तो यानी सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट यूज करता है, किसके लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है भाई? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सारा काम क्यों करा, स्टैंडर्ड क्यों बनाया, एक्चुअल से कंपेयर क्यों करा, ताकि पता लग सके कि कॉस्ट कहां पे ज्यादा लग रही है
और वहां पर करेक्टिव एक्शन लेकर कॉस्ट को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारा काम करना ही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जिस टेक्निक से किया जाता है उस टेक्निक का नाम दिया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग Standard costing is a technique. Standard costing is a technique which is used by management, for controlling purpose. For controlling purpose. In standard costing, standard is laid down. Standard is laid down and actual performance are compared with standard to find out the variance, and only those variance which are adverse are referred to top level management for taking corrective actions. चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया था मैंने यहां लिखवा दिया। चलिए अब हम लिखते हैं नोट। फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, बजट कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज क्या होते हैं, सेम। तो लिखेंगे बजट कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट will always be same। वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड नोट था, फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बना था, चलिए यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये लिखवाया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो डिफरेंस में लिख रहा है ये, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या करा था, एक्चुअल कॉस्ट। चलिए तो फार्मूला क्या है यहां पर, अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला बन रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला दिया था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, चलिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स आप जानते हो ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज इक्वल्स टू किसके, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। देखिए ऊपर देखिए एग्जांपल में, यहां पर देखो ये जो स्टैंडर्ड में हमने 8000 यूनिट लिया था, ये क्या था, एक्चुअल यूनिट के बराबर थी। मैंने आपको बताया था कि दो बातें ध्यान में रखते हैं, एक तो रिवाइज्ड बजट का नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड, और जो रिवाइज्ड बजट किस यूनिट के लिए बनता है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट के लिए बनता है। तो यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो ऑलवेज इक्वल होती है किसके, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट की। तो दैट इज इसका एक और फार्मूला बन सकता है यहां पर, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो यानी एक फार्मूला तो ये आ गया और एक फार्मूला ये है। क्लियर है? तो अब देखो कंक्लूजन में लिखवाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से पहले सुनना और बाद में ही नोट करना, तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान से देखना भाई, कॉस्ट वेरिएंस के लिए क्या चाहिए हमारे को, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो क्या फार्मूला बना, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अगर मुझे निकालना है यहां पर एक्चुअल कॉस्ट, तो फार्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। यानी अगर हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो बेटा हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो देखो एक तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। भाई तीन ही तो चीजें हैं इसमें, एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से और एक बार एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट से। तो यानी कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। कौन कौन सी, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं तभी हमारा कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट होगा, अदरवाइज कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इस बात के लिए भी लिख लेंगे हम नोट नंबर 3, फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट वेरिएंस we require the following. First, actual production units. Second, actual cost per unit. Third, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? तो बस आपको ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, बजट कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम।
अगर हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है।